हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। हम बढ़ रहे हैं क्लास 10 का हमारा जो लेसन चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसी का अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। पिछले टॉपिक से रिलेटेड है तो इसलिए आराम से पढ़ें और आसान सवाल है, देखें क्या है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। तो आपको ये बताना है, नीचे जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है। फर्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। सेकंड है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। डी है कंबंशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पहला हो गया पानी को गर्म करेंगे जिससे वेपर बनेगी। दूसरा बी है वाटर आइस, बर्फ़ को क्या करेंगे, पिघलाएंगे जिससे पानी बन जाएगा। तीसरा है पानी के अंदर नमक घोलते हो। और चौथा है आपका एलपीजी, अपने जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं गैस घरों में किचन के अंदर, उसको जब जलाएंगे। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसी में से अगली है अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई एक्टिविटी 1.5, चलो हम इसके बारे में रीड करते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो एक ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब वगैरह जो आपको इस पिक में लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। तो उसके अंदर 2 ग्राम क्या लेना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब स्टार्टिंग में फेरस सल्फेट लेंगे तो उसका हमें जो कलर है वो क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। फिर है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिट लैम्प एज शोन फिगर 1.4। तो जिस प्रकार 1.4 फिगर के अंदर एक गर्ल दिख रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब जो है उसके अंदर फेरस सल्फेट डाला, उसने उसको क्या किया, उसको गर्म किया, हीट दी। फिर है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। फिर हमें जब पहले हीट देने से पहले कैसे कलर था और हीट देने के बाद में हमें नोटिस करना है कि उसके अंदर इसके कलर में क्या चेंज आया है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज। स्टार्टिंग में जब हम लोग फेरस सल्फेट लेते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और जैसे हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और फेरस सल्फेट है तो सल्फेट मतलब सल्फर हो गया, जब वो जलेगा तो उसका क्या होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर आएगी, मतलब उसकी ऐसा एक गंध आएगी जो उसको क्या करती है, उसकी पहचान होती है। नीचे इक्वेशन लिखी हुई देखा FeSO4, हमने हीट दी, एरो पे लिखा हुआ है, वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है ना, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। किसमें, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इनके अंदर वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. तो ये रिएक्शन देख से पता चल रहा है कि एक जो हमारे रिएक्टेंट है वो तो सिंगल है, लेकिन जब उसको हीट दी तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब 2 भी मिल सकते हैं, 3 ऐसी रिएक्शन होती है, वो क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सा है, समझ जाना। कोई भी ऐसा रिएक्टेंट लो और उसके रिएक्शन होने के बाद उसके क्या हो जाए, 2-3 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, तो वो क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है उसको हम जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है, और उसका क्रिस्टल क्या हो जाता है, क्रिस्टल का जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। It then decompose of ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड while SO2 and SO3 आर गैसेज। तो इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड जो प्रोडक्ट के रूप में मिला है वो तो सॉलिड मिलेगा, SO2 और SO3 वो क्या मिलेगी, हमें गैसेज के रूप में मिलेगी। आगे एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज।
तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको सामान्य भाषा में लाइम स्टोन कहते हैं, हम चूना पत्थर, तो इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसके अंदर तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम देख के बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों कि देखो रिएक्टेंट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, और जब उसमें हीट दी जाती है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब दो प्रोडक्ट बनते हैं। इस प्रकार ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम या लाइम का द सिंपल, बिना बुझा हुआ चूना। इट हैज मेनी यूजेज, वन इज द इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन एक अच्छा यूज है जो हम लोग सीमेंट अपने घरों को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं, तो वो इससे ही बनाई जाती है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो ये रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए, हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन का कौन सी टाइप, डिकम्पोजिशन के अंदर एक टाइप होगा कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जो भी है। हाँ, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 1.6। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। तो इस बार भी क्या है, हमें बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। इस बार हमें कौन सा कंपाउंड लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है, ठीक है। Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame as shown figure 1.5। तो बॉइलिंग ट्यूब है, आपको पता है हमें हीट देनी पड़ेगी, गर्म करनी पड़ेगी। तो गर्म हम अपनी नॉर्मल जो नेकेड हैंड है या नेकेड हाथों से पकड़ नहीं सकते सीधे हाथों से, इसलिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, टोंग इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसको हीट देंगे, हीट की फ्लेम देंगे, जिससे गर्म होगा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है राइट साइड वाले में। What do you observe? Note down the change if any। तो फिर तुम क्या देखते हो, और जो भी तुम्हें लग रहे हैं चेंज आ रहे हैं, तो वो आपको क्या कर लेने हैं, आपको सबको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना, देखते हैं उसके ऊपर से क्या होता है, धुआं सा निकलता है। वो कैसा निकलता है, ब्राउन कलर का निकलता है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो फ्यूम्स है ना, वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, इसके अंदर देखो रिएक्शन कैसी होती है, नीचे डायग्राम अपने फिगर बना हुआ है उसमें देखते हैं। नीचे जो रिएक्शन लिखी है उसके अंदर देखते हैं। तो पहले लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट, उसको हमने हीट दी तो वो टूट कर देखो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इस प्रकार ये देख से पता चल रहा है कि यहाँ रिएक्टेंट एक है, और जब हमने इसके रिएक्शन की हीट दिया तो ये क्या हो गया, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। तो कह रहे हैं आइए कुछ 1.7 और 1.8 एक्टिविटी कुछ और करते हैं, जिससे आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला जो फंडा है वो आपका एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। वैसे सिंपल सा है, ध्यान रखेंगे, एक रिएक्टेंट होगा और वो दो या दो से ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक्टिविटी 1.7। तो देख के घबराना मत, एकदम इजी है, बढ़िया से दिखने बड़ी है, घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी है। वाटर के साथ हमें करनी है रिएक्शन। इसने कहा टेक ए प्लास्टिक मग। तो एक प्लास्टिक का हमें क्या लेना है, मग लेना है। ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes। तो कह रहे हैं इस मग के जो बेस है नीचे वाले साइड में क्या कर देना, 2 होल्स कर देना ड्रिल मशीन से, और फिर उसके अंदर क्या फिट कर देना, हमें रबड़ के स्टॉपर्स फिक्स कर देना, जिससे क्या उसके अंदर जो भी हम कुछ लिक्विड वगैरह या कोई सब्सटेंस डालें तो वो बाहर ना निकले। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबड़ स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। तो जिस प्रकार आपको दिख रहा है राइट साइड में डायग्राम, तो उन दोनों के जो रबड़ स्टॉप लगे उसके ऊपर हमें क्या लगा देने, 2 इलेक्ट्रोड लगा देने, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगा देने। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करना है, इसको आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है 6 वोल्ट की एक बैटरी से।
एक हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नाम सुना होगा आपने कैथोड और एनोड। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड। तो ये क्या कर देना है, अब इसको वाटर से पूरा भर देना है और इतना भरना है ये जो इलेक्ट्रोड है वो आसानी से क्या हो, लगभग सारे 80-90% क्या हो जाए इसके अंदर डूब जाएं। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। तो फिर हमें इसके अंदर कुछ बूंदे डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड। अब ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना, इनके ऊपर जस्ट हमें क्या डाल देना है, 2 टेस्ट ट्यूब क्या कर दी उल्टी करके इनके ऊपर रख देनी है। स्विच ऑन द स्विच द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। फिर हमने जो 6 वोल्ट की बैटरी हमने इसको कनेक्ट कर रखी है, उसके साथ हमने स्विच भी कनेक्ट कर रखा है। तो स्विच को हमें क्या कर देना, ऑन कर देना है और कुछ समय के लिए ये जो भी सॉल्यूशन वगैरह है उसको हमें क्या है छोड़ देना है, मतलब उसके अंदर कोई भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। यू और सिर्फ उसको क्या करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। तो हमने जो 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए ना, तो वहां आप नोटिस करोगे वहां पे क्या आ रहे थे, कुछ बबल्स उठ रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये बबल्स क्या करेंगे, ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको क्या कर देंगे, वहां से डिस्प्लेस कर देंगे, उसको वहां से हिला देंगे जगह, क्योंकि उनको बाहर चाहिए जगह निकलने के लिए। वो कहीं ना कहीं तो टेस्ट ट्यूब की वॉल पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो जब उस पे वॉल पे प्रेशर लगाते हैं टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, वहां से डिस्प्लेस हो जाती है। इज दिस वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। तो क्या बताओ इनके अंदर जो गैस का हमें वॉल्यूम मिला है, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। तो कह रहे हैं जब ये दोनों पूरी गैस से भर जाएं, अब लग रहा है कि ये अपना फट जाएगी, अगर हटने वाले हट रही है, तो हमें क्या देना, इनको रिमूव कर देना है केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक हटाना है। टेस्ट ट्यूब्स टेस्ट दिस गैसेज वन बाय वन ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो इनके अंदर जो भी गैस आई है तो हमें उनको क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसके मुंह के पास हम क्या ले जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। अब देखो सावधानी क्या रखना था, स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। तो ये सारे स्टेप्स अगर एक्टिविटी हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो सारे के सारे टीचर से करें, मतलब टीचर के द्वारा किए जाएंगे। तो व्हाट हैपन्स इन ईच केस, तो हम दोनों का जो फ्लेम से किया है, मोमबत्ती को लेकर गए जलती हुई मोमबत्ती को, तो दोनों केस दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या फर्क मिला, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो इसके अंदर कौन सी गैस हमें प्रेजेंट है। तो अगर राइट साइड में आप देखोगे कि क्वेश्चन लिखी हुई है वाटर, तो हमने वाटर डाला था, वाटर के अंदर हमने क्या था, करंट फ्लो कराया था। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिस फिगर में लिखा हुआ है 1.6 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगी किसमें, H2+O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब एक गैस हाइड्रोजन होगी और एक गैस कौन सी होगी, अपनी ऑक्सीजन। अब एक्टिविटी 1.8 और देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। तो ये गोल कांच की बनी होती है, इसको चाइना डिश कहा जाता है। तो इसके अंदर हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। व्हाट इज इट्स कलर, तो स्टार्टिंग में जो भी कलर है उसको हमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो जैसे देखो आपको राइट साइड में फिगर बना उसके अंदर दिख रहा है, खिड़की है, वहां से सनलाइट आ रही है। तो कुछ समय के लिए चाइना डिश के अंदर जो सिल्वर क्लोराइड हमें डाला है, तो उस चाइना डिश को क्या कर देना है, कुछ समय के लिए सनलाइट के अंदर रख देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय बाद नोटिस करो कि पहले सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था और अब कलर क्या है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो आप देखोगे स्टार्टिंग में जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो ये क्या कारण हुआ, किस कारण हुआ कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो गया, टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। तो नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं कि HgCl सिल्वर क्लोराइड, ऊपर एरो के ऊपर सनलाइट लिखा है, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और यहाँ पे क्या बन रहा है Hg प्लस Cl2, तो मतलब सिल्वर प्लस क्लोराइड बन रहा है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का जो पहला कलर व्हाइट था वो अब कैसा हो गया, सिल्वर का ग्रे कलर हो गया। तो ये रिएक्शन भी आप देख सकते हो कि इधर एक रिएक्टेंट है सिंगल और इधर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक ऐसे ही और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे अभी सिल्वर क्लोराइड था, अब एक सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। तो जिस प्रकार सिल्वर क्लोराइड का पहला कलर अलग था, सनलाइट में रखने के बाद कलर अलग हुआ, मतलब डिकम्पोजिशन हुआ, तो इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, क्या बन गए, Ag प्लस Br2, इसका मतलब सिल्वर प्लस ब्रोमाइड क्या हो गए, अलग अलग हुए। और ये रिएक्शन भी कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द अबव रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो को निकाले जाते हैं तो उसके अंदर ये रिएक्शन ही काम में ली जाती है। और ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, तो आप लोग अच्छे से इसका ध्यान रखना। द अबव रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बता देना है कि आप ये पूछ रहा है कि एनर्जी का कौन सा रूप इन सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए जिम्मेदार है या जिसका कारण ये रिएक्शन होती है। तो वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, तो उसके अंदर हम देखा हमने या तो हीट इस्तेमाल किया या फिर लाइट इस्तेमाल किया या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया इनको ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट को। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब एनर्जी दी जाती हो, उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों की सबसे फेवरेट रिएक्शन होती है, पता है आप सबको, आप क्लास में बहुत करते हो। चलो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। एक्टिविटी 1.9 देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, देख लो, एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, उसके अंदर दो नेल, आयरन नेल, कीले वगैरह हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वगैरह है ना, धागे से बांध के लटकी हुई है कीलों को। चलो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्टिविटी 1.9। तो टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो कह रहा है 3 आयरन नेल ले लो और उनको क्या कर दो, सैंड पेपर से क्लीन कर दो। जो सामान्य होता है रेजमाल या रेगमाल हम कहते हैं, कलर वगैरह अपने घरों में करते हैं, दीवार साफ करते हैं वो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B in the each test tube. टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसके ऊपर एक के ऊपर लिख देंगे A, एक के ऊपर लिख देंगे B, और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या लेना है, 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड एंड इमर्ज देम इन ए carefully in the copper sulfate solution test tube B for the about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside from comparison. तो कह रहे हैं 2 आयरन नेल ले लो, उन दोनों को क्या कर दो, एक ही धागे से क्या कर दो, आप बांध दो, और सावधानी पूर्वक क्या कर दो कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपको क्या कर दो, इसको 20 मिनट के लिए अगर इमर्ज कर दो, डूबा दो, जैसे आपको डायग्राम दिख रही है 1.8 आगे इधर वाला। कीप 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम कंपेरिजन। और 3 ली थे स्टार्टिंग में हम लोगों ने, तो एक आयरन नेल को आपको क्या रखना है, साइड में रखना है, मतलब एक उसको यूज अभी अंदर नहीं डालना है, 2 डालनी है, एक को बाहर रखना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। तो स्टार्टिंग में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ये कह रहा है जब आपने उसके अंदर वो आयरन नेल डाल दी, अब क्या करो, आयरन नेल डालने वाले टेस्ट ट्यूब में और जिसमें आयरन नेल नहीं डालने, उन दोनों के अंदर क्या करो, आप जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है उसका क्या करो, कंपेरिजन करो, तुलना करो।
Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with one kept aside. और फिर कह रहा है उसको कलर को भी कंपेयर करना है, आयरन नेल्स का भी जो कंपेयर करना है, ठीक है ना। जो दो डुबई है उनके कलर में क्या पहले कैसी थी, और एक जो नई डुबई है हमने बाहर रखी है, असाइड रखे साइड में रख रखी है, उसके कलर में भी दोनों में क्या फर्क आया है। तो हम देखते हैं ये जैसे 1.8 होकर फिगर बना हुआ है, ऊपर देखो दो आयरन नेल और आयरन टेकर आउट। एक तो देखो राइट साइड में जो आयरन नेल है वो तो कौन सी थी, कॉपर अंदर थी, और जो लेफ्ट साइड में वो बाहर हमने अलग रखी हुई थी। और इधर अपने सॉल्यूशन वाला ये जो दो टेस्ट ट्यूब लेनी थी, इनका कलर वगैरह है वो कैसा हुआ हम देखेंगे। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? तो कह रहे हैं जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वो आयरन नेल डाली थी दो धागे बांध कर, तो उसके अंदर क्या हुआ बताओ कि उसका जो ब्राउनिश कलर था ना, वो आयरन नेल वो कैसे हो गई, ब्राउनिश कलर में हो गई। और जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था ना, वो कलर मतलब ब्लू था उसका, तो वो भी क्या होने लगा, फेड होने लगा, मतलब कम ब्लू होगा। पहले डार्क ब्लू गहरा ब्लू था, उसके बाद वो क्या हो गया, हल्का हो गया, लाइट कलर का हो गया। तो क्यों हुआ ऐसा, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी के अंदर तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो हमें आयरन ने ली, तो आयरन क्या होता है, Fe होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट। इसका मतलब इन दोनों की क्या हो रही है, आपस में रिएक्शन हो रही है। आगे गए एरो लगा, आगे बना हुआ है FeSO4, मतलब क्या बन गया, पहले कॉपर सल्फेट था, फिर क्या बन गया आपका आयरन सल्फेट, और प्लस बाहर साइड में क्या आ गया आपका कॉपर। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमने देखा कि स्टार्टिंग में देखो आयरन अलग था और कॉपर सल्फेट का कंपाउंड था, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट मिला तो हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला और कॉपर अलग हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, उसके कंपाउंड में से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब वहां से उसको क्या कर दिया, हटा दिया है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस मतलब वो किसी को हटा के वहां खुद आ जाएगा, वैसे रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ एग्जाम्पल दिए, जैडन जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं बन जाता है लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लेड ने कॉपर को यहाँ से अपने रिएक्शन में कंपाउंड से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसको वहां से रिमूव कर दिया है, ठीक है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या है, कंडीशन मान लो, शर्त मान लो, ये मतलब कहने का मतलब ये कंडीशन है, होना ही चाहिए ऐसा। इसमें एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे को तभी हटा सकता है जब वो क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो, मतलब ज्यादा पावरफुल जो एलिमेंट होगा ना, अपने से वीकर जो कमजोर एलिमेंट है उसको क्या कर देता है, वहां से वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान रखना, वीकर जो एलिमेंट है ना, वो कभी भी अपने से पावरफुल ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से हटा नहीं सकता। हायर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एलिमेंट्स में से, कंपाउंड में से हटा देगा। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहां बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये क्या करेगा, इस बार पिछली बार एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक दूसरे को हटा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दो एलिमेंट एक दूसरे क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। चलिए एक्टिविटी देखते हैं 1.10। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर सॉल्यूशन किसका लेना है, 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर भी 3 ml ही लेना है, लेकिन किसका, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। मिक्स द टू सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व,
कि तुम लोग क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। तो आप जब देखोगे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की आपस में रिएक्शन की जाती है तो हमें क्या होता है, एज ए प्रोडक्ट रूप में एक वाइट सब्सटेंस मिलता है जो क्या होता है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, मतलब अघुलनशील है, वो घुलता नहीं है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रिसिपिटेट। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस बनता है जो क्या होता है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है, तो उसे कहा जाता है प्रिसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो प्रिसिपिटेट बनता हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। मतलब इतना ध्यान रखना है, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस बनता है जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, और जाके क्या हो जाएगा जहाँ पे भी लिक्विड वगैरह वो है उसके बॉटम के अंदर क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, मतलब तले में जाके क्या हो जाता है, जम जाता है। अब इसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं। Na2SO3 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। एरो लगा, रिएक्शन हुआ, देखो पहले सल्फेट के साथ कौन था, सोडियम, अब रिएक्शन प्रोडक्ट में देखो उसके साथ कौन है, बेरियम सल्फेट BaSO4। आगे लिखा हुआ है NaCl, तो पहले देखो क्लोराइड के साथ कौन था, बेरियम था, इस बार कौन हो गया, सोडियम आ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जो एल कंपाउंड थे सोडियम सल्फेट और बेरियम, इन्होंने क्या किया, दोनों कंपाउंड सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, एक दूसरे के जो एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इस प्रकार क्या कर दिया, ये रिएक्शन कैसे हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर एक का डिस्प्लेसमेंट होता हो तो वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो भी हम जस्ट पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट का क्या हो रहा है, आपस में डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए कैसे हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What causes this? The white precipitate of BaSO4 barium sulfate is formed by the reaction of SO4 and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। ऐसी सच रिएक्शन मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस, ध्यान रखना, मतलब देखो आयन चले गए ना, इधर वाला आयन उधर चले गया, उधर वाला आयन उधर चले गया। जो पहले सोडियम के साथ था वो कहाँ चला गया आपका, देख लो दूसरे बेरियम के पास चला गया, और जो पहले बेरियम क्लोराइड के साथ था वो अब कहाँ चला गया है, सोडियम क्लोराइड। इसके लिए मतलब क्या हो गया, आयनों का आपस में क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग में उसका आपका आंसर ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।